गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है क्लास 9th में चैप्टर 15 आर्थिक क्रियाओं की समझ पढ़ रहे थे। दशहरे की छुट्टी के बाद जो है आज हमारा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रहा है। आई होप कि सभी बच्चे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और सभी अच्छे से वीडियो देखेंगे। साथ ही जिनको होमवर्क दिया गया था वे अपनी होमवर्क को भी फुलफ़िल करके सेंड करेंगे। आज हमारा टॉपिक है वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे। कि जो भी वस्तुएं हैं और जो हमको सेवाएं मिलती है उसकी गणना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आज लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। सही भी बात है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कामकाज में व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में वे उत्पादन भी कर रहे हैं और सेवाएं भी दे रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जानना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या जानना आवश्यक होता है कि किसी भी राष्ट्र के कुल उत्पादन को जानने के लिए हमें राष्ट्र की सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को जानना आवश्यक होता है। आप सोचते हैं कि हजारों वस्तुएं एवं सेवाओं की गणना करना असंभव और पेचीदा है। सत्य भी बात है कि भाई हमारे यहाँ इतनी सारी वस्तुएं बनती है और इस इतने सारे लोगों के द्वारा सेवाएं की जाती है, तो जो है हम उसको कैसे जो है क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये भी बात आती है ना। हम चाहें तो सभी वस्तुओं की एक सूची बना सकते हैं, परंतु सभी वस्तुओं की मात्रा की अगर गणना करना चाहें तो वह मुश्किल होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मापन का पैमाना अलग अलग होता है। ठीक है, मुश्किल काम तो है, पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सभी वस्तुओं की एक सूची बना ले कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। पर यदि गणना की बात आती है तो मुश्किल होगा, क्योंकि सभी वस्तुओं की जो है मापन अलग अलग प्रकार से होती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग करेंगे। ठीक है, जो इस प्रकार की जो समस्याएं हो रही है उसके लिए क्या करेंगे कि जो मुद्रा है उस मापदंड का प्रयोग करते हुए जो है हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यदि 500 किलोग्राम शक्कर 30 रुपये प्रति किलो की दर से आती है तो शक्कर का मूल्य 15,000 रुपये हुआ। 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 100 लीटर दूध का मूल्य 3,000 रुपये हुआ। एक डॉक्टर द्वारा आँख के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये प्रति ऑपरेशन की दर से 10 ऑपरेशन का 50,000 रुपये हुआ। अब इन तीनों के उत्पादन के कुल मूल्य को जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। ठीक है, इसमें जैसे कि बताया गया है कि हमने 3 चीज़ें ली, डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन, दूध और शक्कर, और तीनों का मूल्य अलग अलग है और हमको जो है उसका कुल टोटल मिल गया। जैसे शक्कर का 15,000 रुपये, दूध का 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 100 लीटर दूध का 3,000 रुपये। देखिए 500 किलोग्राम शक्कर, अब 100 कितना लीटर दूध था, 100 लीटर दूध, 100 लीटर दूध का 30 रुपये। आँख का ऑपरेशन 10 ऑपरेशन किए गए और एक आँख के ऑपरेशन का कितना लग रहा है, 5,000। उस हिसाब से ये कितना हो गया, 50,000 रुपये। कुल योग आ गया हमारा कितना, 68,000। कुल उत्पादन को जानने के लिए हमने तीनों वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा, परंतु सभी वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें तो यह किस प्रकार होगा। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों सेवाओं या वस्तुओं के मूल्य को तो जोड़ लिया, परंतु सभी वस्तुओं की सेवा की गणना करना होगा तो वो कैसे होगी, क्योंकि इतनी तीन ही तो नहीं है हमारे पास। कई वस्तुओं का किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसे हम कच्चे माल के रूप में देखते हैं, फिर बाद में वो किसी अन्य वस्तुओं में बदल जाती है। ऐसी उपस्थिति में सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ना क्या उचित होगा। प्रत्येक उत्पादित और बेची गई वस्तु या सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतिम रूप से जिन वस्तुओं का हम उपयोग या उपभोग करते हैं उनके मूल्यों की गणना करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई हमने कपास उत्पादन किया,
अब उस कपास को किसी और को बेच दिया, उसने उसके रेशे बनाए, रेशे को बेच दिया, उसने उससे कपड़े बनाए, उस कपड़े को जो है उसने एक व्यापारी को बेच दिया और उसने जो है उसके शर्ट बना ली। तो हर जगह उसका रेट बदलता जाएगा। तो क्या हमको उसकी हर जगह गणना करनी होगी? नहीं, बल्कि अंतिम रूप से जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उनके मूल्यों की गणना करनी चाहिए। अर्थात जब कपास बना उसके बाद वो जब शर्ट के रूप में उसका उपयोग किया गया, तब उसके मूल्यों का जो है हमें क्या करना है? गणना करना है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। ये देखिए एक राइस मिल है और ये मुरमुरा बनाने वाला दुकानदार है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। माना कि एक किसान किसी राइस मिल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम धान बेचता है। ठीक है, एक किसान है जिसने क्या किया कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो धान बेचा। कितने में? 1000 में। इस प्रकार धान का विक्रय मूल्य 1000 रुपये हुआ। ठीक है, ये समझिएगा कि हम धान के प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं कि किसान ने धान उगाया, उसको एक राइस मिल को बेच दिया 1000 रुपये में। यहाँ किसान धान उत्पादन के लिए स्वयं के घर का बीज उपयोग करता है, फिर राइस मिल 100 किलोग्राम धान से 60 किलोग्राम चावल तैयार करता है। अब वो क्या कर रहा है कि जो राइस मिल है वाला है उसने 100 किलो चावल को 100 किलो धान को क्या किया? चावल में बदला, और उसे चावल से कितना मिला? कितना चावल मिला? 60 किलोग्राम चावल मिला 100 किलोग्राम धान से। ठीक है, अब उसे वो क्या करता है? 20 रुपये प्रति किलो दर की 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इस तरह चावल का मूल्य, विक्रय मूल्य जो है कितना हो जाता है? 1200 रुपये हो जाता है ना? कितना हो गया? 1200 हो गया। ये देखिए, अगले चरण में मुरमुरा दुकानदार उस चावल से 55 किलोग्राम मुरमुरा तैयार करके 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ता को बेचता है। जिस चावल को दुकानदार ने खरीदा था उसने 60 किलो चावल का क्या किया? मुरमुरा तैयार किया, और मुरमुरा कितना हुआ? 55 किलोग्राम, और प्रति किलोग्राम की दर से जो है उसे कितने रुपए किलो में बेचता है? 50 रुपये किलो की दर से बेच देता है। अतः उस चावल का मुरमुरा अंतिम उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जो धान था वो मुरमुरा बन के जो है लोगों तक पहुंच गया है। इस उदाहरण में मुरमुरा दुकानदार के लिए धान एवं चावल मध्यवर्ती वस्तुएं हुई। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। यहाँ मुरमुरे का विक्रय मूल्य अंतिम वस्तु के रूप में 2750 रुपये तथा मध्यवर्ती वस्तु धान एवं चावल का मूल्य क्रमशः 1000 रुपये एवं 1200 रुपये हुआ। यहाँ धान, चावल तथा मुरमुरा के मूल्यों की अलग अलग गणना करना ठीक नहीं है। इसे एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार होगी। ऐसे करने से दोहरी गणना हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हम चावल का अलग करें, धान का अलग करें और मुरमुरा का अलग करें तब भी गलत है। या फिर जो है उसकी एक साथ अगर गणना करते हैं, चावल के रूप में 1000 रुपये, सॉरी धान के रूप में 1000 रुपये, चावल के रूप में 1200 रुपये और मुरमुरा के रूप में 2750 रुपये, तब भी गलत है। क्योंकि वस्तु तो एक थी और हमने उसकी कितनी बार गणना की? 3 बार गणना की, तो वो भी गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो अंतिम मूल्य होता है ना, हमने क्या पढ़ा कि जो अंतिम मूल्य होता है जिसका उपयोग हम करते हैं अंतिम सेवा के रूप में, उसकी गणना जो है की जाती है। कुल उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन। ऊपर दिए उदाहरण में धान, चावल तथा मुरमुरा के मूल्यों की गणना एक अन्य विधि द्वारा भी की जा सकती है। इस उदाहरण को एक तालिका के रूप में लिखकर समझ सकते हैं। देखिए, एक तालिका के द्वारा समझाया गया है। धान को जो है कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में बेचा? 1000 में। इस चरण के लिए खरीदा गया कच्चा माल मध्यवर्ती मूल्यों के रूप में 0, क्योंकि उसने डायरेक्ट उत्पादित करके बेच दिया और 1000 में बिका। अब धान से चावल बना। ठीक है,
चावल का कुल मूल्य कितना है? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये, है ना भाई, क्योंकि 60 किलो चावल को जो है उसने बेचा है 1200 रुपये। लेकिन उसने चावल को खरीदा कितने में था? 1000 रुपये में। तो उसको लाभ कितना हुआ? मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई? 200 रुपये की मूल्य में वृद्धि हुई, क्योंकि 1000 रुपये में खरीदा था, 1200 में बेचा, तो उसके मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि हो गई। अब आते हैं चावल से मुरमुरा बना। 2750 रुपये का जो है उसने मुरमुरा बेचा, लेकिन उसने चावल को खरीदा था कितने में? 1200 रुपये में। ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1500 रुपये जो है उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। तो उसने कितने में लिया? 1000 में। फिर उसमें कितना वृद्धि हुआ? 200 रुपये। फिर कितना वृद्धि हुआ? 1550 रुपये। कुल मिलाकर उसका कुल मूल्य कितना हुआ? 2700। कितना हुआ? 2750 रुपये। तो अंतिम रूप में जो है हम उसका क्या करेंगे? जो अंतिम मूल्य जो होता है उसको जो है हम लोग गणना करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक चरण पर मूल्य जोड़ा जा रहा है, जिससे मूल्य संवर्धन हो रहा है। पहले चरण में धान का मूल्य 1000 रुपये है, जो कि धान का बीज किसान के घर था, उसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा। दूसरे चरण में राइस मिल ने धान 1000 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में चावल बेचा। इस चरण में संवर्धन मूल्य 200 रुपये हुआ। तीसरे चरण में मुरमुरा कारखाने वाले ने चावल को 1200 रुपये में खरीदा तथा 2750 रुपये में बेचा, जिससे संवर्धन मूल्य 1550 रुपये हुआ। इस तरह किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य में वृद्धि होती है, और यही जो है क्या कहलाता है? मूल्य संवर्धन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी व्यापारी द्वारा जब कच्चे माल के रूप में कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसके रूप में परिवर्तित करके जब उसे बेचते हैं, तो उसका जो लागत मूल्य होता है ना, उस लागत मूल्य के बाद का जो मूल्य है वो उसका क्या कहलाता है? मूल्य संवर्धन कहलाता है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश के राष्ट्रीय आर्थिक स्तर में जो है जीडीपी के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, या कह लें कि सकल घरेलू उत्पाद से ही जो है किसी देश का राष्ट्रीय आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग उस देश के कुल उत्पादन को दर्शाता है। जैसे कि अभी हमने जो है धान के अंतिम मूल्य का और सेवाओं का जो है हमने गणना किया। ये सभी उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुए हैं, अर्थात एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। घरेलू अर्थात देश के भीतर सकल घरेलू उत्पाद की गणना का कार्य केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और इसकी गणना जो है कौन करता है? भारत का जो सांख्यिकी मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। यह मंत्रालय केंद्र एवं राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है, और इनकी सहायता से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे जीडीपी, मूल्य संवर्धन और किसी वस्तु को अंतिम रूप में गणना करना। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे गैर भुगतान वाले कार्य। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।